हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम DHIC 134 की बुक जिसका नाम है भारत का इतिहास 1707 से 1950 तक, इसके फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है 18वीं सदी की व्याख्या, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर पर डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, ये इस यूनिट के फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है और इसके साथ हम इसके आंसर पर भी डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले मैं इस बुक के सभी यूनिट के क्वेश्चंस के बारे में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देखिए। इस वीडियो में हम क्वेश्चन और आंसर दोनों पर डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स का PDF चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इसी के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 18वीं शताब्दी संबंधी वाद विवाद पर चर्चा करें, या फिर इसके और में एक और क्वेश्चन है 18वीं सदी की व्याख्या अपने शब्दों में लिखें। मतलब कि क्योंकि हमारी 18वीं सदी से ही बुक शुरू होती है तो इसमें 18वीं सदी का व्याख्या ये हमारा फर्स्ट यूनिट रहेगा। और फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी यही है कि 18वीं सदी में जो वाद विवाद हुए उसके बारे में बताइए, या फिर 18वीं सदी की व्याख्या करनी है अपने शब्दों में। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। पहले तो इसमें हम ये देखेंगे कि 18वीं सदी में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, बहुत सारे चेंजेस हुए थे 18वीं सदी में, क्योंकि मुगल शासन व्यवस्था जो थी वो 18वीं सदी में धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। तो उसके बारे में भी बताया जाएगा आगे के क्वेश्चन में। तो इसमें हमें देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन आए थे। तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए जिसके कारण इतिहासकारों ने लगभग हर विषय पर विभिन्न व्याख्याएं दी हैं। तो 18वीं सदी में काफी सारे परिवर्तन आए थे। तो हमें जो हमारा जो इतिहास होता है उसके बारे में हमें कौन लोग बताते हैं? इतिहासकार बताते हैं, जो कि हिस्टोरियंस होते हैं वो बताते हैं हमें। तो इतिहासकार जो है वो 18वीं सदी में जो जो परिवर्तन आए उनको अपने अलग अलग तरीकों से बताते हैं, अलग अलग तरीकों से उन्होंने व्याख्याएं दी हैं कि उसमें क्या क्या परिवर्तन आए और क्या क्या चीजें हुई। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग उसकी व्याख्याएं दी हैं। अतः इन व्याख्याओं के आधार पर 18वीं सदी को दो भागों में बांटा जाता है या फिर बांटा गया है। तो जो इतिहासकारों ने व्याख्याएं दी हैं उसके आधार पर, जो इतिहासकार है हमारे उन्होंने व्याख्याएं दी उसके आधार पर 18वीं सदी को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला तो है 1750 तक, और दूसरा है 1750 के बाद, क्योंकि हमारी 18वीं सदी है 1700 से लेकर और 1800 तक, ये हमारी 18वीं सदी रहेगी। तो उसको 18वीं सदी को उन्होंने दो भागों में बांटा, पहला तो 1750 तक, और उसके बाद जो 1750 के बाद का समय स्टार्ट हुआ उसको ये दूसरा भाग मानते हैं। तो 1750 में दो चीजें हुई, मतलब कि दो तरह के 1750 तक जो दृष्टिकोण है उसको मानने के लिए जो इतिहासकार है उन्होंने दो दृष्टिकोणों के बारे में बताया। मतलब कि 1750 के अंदर अंदर दो दृष्टिकोण के आधार पर लोगों ने व्याख्याएं दी है इतिहासकारों ने। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अभी जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे आगे सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो पहला जो व्याख्या दी है, पहला दृष्टिकोण जो है वो होगा साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण, दूसरा होगा क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण। इसके आधार पर, इन दोनों दृष्टिकोणों के आधार पर हम 18वीं सदी को जान पाएंगे। फिर उसके बाद है 1750 के बाद जो दो दृष्टिकोण है, जैसे कि 1750 से पहले के समय के लिए दो दृष्टिकोण बनाए हैं इतिहासकारों ने, वैसे ही 1750 के बाद के समय के लिए भी दो दृष्टिकोणों का यूज किया गया है। तो पहला आएगा इसमें यूरोपवादी दृष्टिकोण, ये है यूरोपवादी दृष्टिकोण, और दूसरा है भारतवादी दृष्टिकोण। तो अभी इन सबके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 1750 तक का समय। तो अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया 1750 तक के समय को वाद विवाद के परिप्रेक्ष्य से खास तौर पर दो दृष्टिकोणों में बांटा गया है। मतलब 1750 से पहले पहले किस किस तरह के वाद विवाद हुए, इसको दृष्टिकोणों में चेंज कर दिया, दृष्टिकोणों में परिवर्तित करा, और फिर उसको वो जो दृष्टिकोण थे वो दो तरह के थे तो उनमें बांटा इन्हें। अब पहला दृष्टिकोण है हमारा साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण। तो ये हमारा पहला दृष्टिकोण हो जाएगा। साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण के अंदर इतिहासकार मानते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के दो मुख्य दृष्टिकोण थे। तो इसमें हम यही देखेंगे, जो भी मतलब 18वीं शताब्दी है उसमें देखेंगे हम, उसकी व्याख्या में या फिर वाद विवाद में हम यही देखेंगे कि मुगल साम्राज्य जो है उसका पतन किस तरह से हुआ, उसके क्या क्या कारण थे। तो ये सारे दृष्टिकोण यही बताएंगे हमें कि मुगल साम्राज्य का पतन किस तरह से हुआ, उसकी क्या कमियां थी, क्या कारण थे पतन होने के, ये सब बताया जाएगा।
तो पहला है साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण के अंदर इतिहासकार मानते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के दो मुख्य दृष्टिकोण थे। पहला था मुगल साम्राज्य और दूसरा था उसकी संस्थाओं की केंद्रीयता। पहला था मुगल साम्राज्य और उसकी संस्थाओं की केंद्रीयता और दूसरा समाज और अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया में मुगल साम्राज्य की भूमिका। तो साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण वाले जो हैं वो साम्राज्य को ही प्रमुख मानते हैं। ये आपको समझना होगा, साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण वाले साम्राज्य को प्रमुख मानते हैं और इसलिए उनका मानना है कि जो वो दो दृष्टिकोणों को मानते हैं कि दो तरह से जो है मुगल साम्राज्य के पतन हुए। दो उसकी कमियां थी। पहला था मुगल साम्राज्य और उसकी संस्थाओं की जो केंद्रीयता थी उसके बारे में मानते हैं। और दूसरा माना इन्होंने कि समाज और अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया में मुगल साम्राज्य की भूमिका काफी खराब हो चुकी थी, तो इसलिए उसका अंत हुआ। अब इसके बाद आगे भी इसी के बारे में है। साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण मुगल साम्राज्य की भूमिका को प्रमुख मानता है। सॉरी गाइस, आवाज खराब हो रही है थोड़ी सी। तो यही है इसमें जो मैंने अभी आपको बताया, जो साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण है वो मुगल साम्राज्य को प्रमुख मानता है और वो मानता है कि मुगल साम्राज्य की ही भूमिका प्रमुख है। साथ ही इस दृष्टिकोण का मानना है कि मुगल साम्राज्य के पतन के विध्वंसक परिणाम हुए जिसने देश की राजनीति में अव्यवस्था व अराजकता फैला दी। वर्तमान में इस पतन को संरचना के हवास के रूप में देखा जाता है, न कि क्षेत्रीय राज्यों की स्वायत्तता के रूप में। देखिए, जो हमारा क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण है वो इसका ऑपोजिट है। जबकि क्योंकि वो क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण क्षेत्र को प्रमुख मानता है, लेकिन साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण जो है वो पूरे मुगल साम्राज्य को ही प्रमुख मानता है और उसका मानना है कि मुगल साम्राज्य में कुछ ऐसे काम हुए, ऐसे विध्वंसक परिणाम निकले, मतलब कि ऐसे खतरनाक से काम हुए उसमें कि वहाँ की जो राजनीति थी उसमें उसकी राजनीति में अव्यवस्था फैल गई, अराजकता फैल गई, अर्थव्यवस्था में भी अराजकता फैल गई। तो इसलिए मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ वो उसके संरचना में जो हवास हो गया था, संरचना में जो कमियां आ गई थी, संरचना उसकी खराब हो गई थी, इसी कारण हुआ था। जो मैंने अभी आपको बताया, संरचना के हवास के रूप में मानते हैं ये, ना कि क्षेत्रीय राज्यों की स्वतंत्रता के रूप में। क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ क्योंकि आगे हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो क्षेत्रीय राज्यों की स्वतंत्रता, ये क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण के बारे में थोड़ा सा दिया है, तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ इसी में। क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण जो है वो ये मानता है कि जो क्षेत्रीय राज्य, जो छोटे छोटे से क्षेत्र थे, राज्य थे छोटे छोटे, तो इन लोगों ने स्वतंत्रता करनी शुरू कर दी थी, इसलिए अपनी स्वतंत्रता मतलब स्वायत्तता मांगने लगे थे, इसलिए मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो जो साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण है वो ये नहीं मानता। वो कहता है कि जो मुगल साम्राज्य था उसी की संरचना में हवास हुआ था, उसी की संरचना में कुछ ना कुछ कमी आई थी, उसी की संरचना खराब हो गई थी, इसलिए उसका पतन हुआ। क्योंकि इनका मानना है कि क्षेत्रीय राज्य स्वयं को मुगल साम्राज्य से ज्यादा विकसित नहीं कर पाए थे। तो ये इसलिए मानते हैं कि क्षेत्रीय राज्य जो थे वो इतने ज्यादा विकसित नहीं हुए थे, इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हुए थे कि वो मुगल साम्राज्य से टक्कर ले सके। तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि जो क्षेत्रीय राज्य हैं उनकी स्वतंत्रता के रूप में हम इसे नहीं देख सकते। ये सब जो कहते हैं ये साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण वाले कहते हैं, जिन्होंने साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण को प्रमुख माना, वो वाले इतिहासकार। अब हम देखेंगे दूसरा क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण वाले इतिहासकार क्या मानते हैं। थोड़ा सा मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया है। तो क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण वाले साम्राज्य केंद्रित दृष्टिकोण के विपरीत है, जो मैंने अभी आपको बताया। ये जो क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण वाले हैं, ये साम्राज्य के विभिन्न भागों में रहने वाले सामाजिक समूहों पर ध्यान केंद्रित करता था। मतलब जो क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण, जब ये मैंने आपको बताया, जो छोटे छोटे राज्य होते थे, छोटे छोटे क्षेत्र होते थे, उनमें जो विभिन्न समूह होते थे, जैसे कि मराठा हो गए, या फिर अवध के नवाब हो गए, बंगाल के हो गए, या फिर मैसूर राज्य का वो हुआ था, उदय हो गया था। तो ये जो क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण वाले हैं कि जगह जगह पर छोटे छोटे क्षेत्रों में जगह जगह पर राज्य बन गए थे और फिर वो लोग अपनी स्वायत्तता मांगने लगे थे, मतलब स्वायत्त हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे, और फिर उन्होंने मुगल साम्राज्य को जो है अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया था। उन्हीं के कारण मुगल साम्राज्य की एक शक्ति नहीं बन पाई थी, मतलब जो साम्राज्य था वो छोटी छोटी शक्तियों में विभाजित हो गया था। तो क्षेत्र केंद्रित वाले ये मानते हैं। भागों में रहने वाले सामाजिक समूह पर ध्यान केंद्रित करता है। क्षेत्रीय शक्तियों ने मुगल साम्राज्य को पूरी तरह बदल दिया, जिससे एक तरफ तो बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे स्वायत्त राज्यों की स्थापना हुई। जो मैंने अभी आपको बताया, बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे, हैदराबाद में किसका शासन था? हैदराबाद मैसूर में टीपू सुल्तान का और हैदर अली का वो था शासन, और बंगाल में भी था, अवध में अवध के नवाब आ गए थे।
तो इन लोगों की वजह से इन लोगों ने अपने स्वतंत्र राज्य बना लिए थे, जिसकी वजह से जो मुगल साम्राज्य था उसकी जो शक्ति थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी थी, क्योंकि अलग अलग राज्यों में मतलब अलग अलग जगहों पर साम्राज्य बनने लगे थे और वो अपना शासन स्थापित करने लगे थे और अपने उन्होंने नियम कानून बना लिए थे, तो वो वही थोपने लगे थे जनता पर। तो इसके बारे में यही बताया जाएगा। क्षेत्र केंद्रीय दृष्टिकोण वाले ऐसा मानते हैं। जैसे स्वायत्त राज्यों की स्थापना हुई तो दूसरी तरफ मुगलों के विरोध में मराठा और सिखों जैसी राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ। तो एक महत्वपूर्ण चीज इसमें ये हुई कि मराठाओं का उदय हो गया, सिखों का उदय हो गया, जो कि मुगल शासन के खिलाफ हुआ, मुगल शासन के विरोध में हुआ। तो ये राजनीतिक शक्तियां थी, बड़ी राजनीतिक शक्तियां थी, मराठा और सिख, ये मुगल शासन के विरोध में खड़ी हो गई थी, तो इसलिए मुगल शासन का पतन हुआ, ऐसा मानते हैं क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण वाले। साथ ही बहुत से अधिकारियों ने मुगल कुलीन वर्ग के क्षेत्रों में अपनी शक्ति को और मजबूत किया तथा कृषि पर भी अपना मालिकाना अधिकार भी स्थापित कर लिया। तो ये मानते हैं जो कुलीन वर्ग थे, मुगल कुलीन वर्ग, मुगलों के ही कुलीन वर्ग ऐसे थे, कुलीन वर्ग उन लोगों को कहते हैं जो अमीर लोग होते हैं, मालदार लोग होते हैं, उन्हें कुलीन वर्ग कहते हैं। तो मुगलों के ही इस तरह के जो अधिकारी और कुलीन वर्ग थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उनको लगने लगा कि अब मुगल साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है और पतन की तरफ जाता जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, अपनी शक्ति को मजबूत, मुगल साम्राज्य की शक्ति के बजाय उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत करना शुरू कर दिया। मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे, साम्राज्य को उन्होंने भुला दिया। अब वो साम्राज्य के लिए काम नहीं कर रहे थे, अधिकारी अपने लिए काम कर रहे थे, अपनी शक्ति को उन्होंने मजबूत किया। और कृषि क्योंकि कृषि जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो कृषि पर उन्होंने अपना मालिकाना अधिकार भी स्थापित कर लिया, मतलब उस पर अपना अधिकार जमाने लगे। और फिर जो मतलब जहाँ पर कृषि होती थी वो जमीन, उस जमीन के लिए वो राजस्व वसूल करने लगे। उनके पास इसका भी उन्होंने मुगल साम्राज्य के जो शासक थे उनको मनाकर जैसे तैसे कर उन्होंने खुद के लिए राजस्व को वसूल करने का भी अधिकार प्राप्त कर लिया। और जब ये अधिकार उन्हें प्राप्त हो गया, तो ये जो जमीनें हो गई उनकी, जो कृषि जिन जमीनों पर कृषि होती थी, वो जमीनें उनकी पुश्तैनी जायदाद बन गई, पुश्तैनी जायदाद बन गई। और इसी के बाद क्या हुआ कि क्षेत्र में जब व्यापार का विकास हुआ तो इनकी स्थिति और मजबूत हो गई। अब जैसे जैसे व्यापार का विकास होता गया, जब उनके पास जमीनें आ गई और फिर उसके बाद जब जैसे जैसे विकास हुआ, व्यापार हुआ, तो उसके साथ साथ उनकी स्थिति और ज्यादा मजबूत होती चली गई। तो क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण वाले किस किस को मानते हैं? पहला तो ये मानते हैं बंगाल बंगाल, अवध, हैदराबाद, मराठा, सिख और मुगल कुलीन वर्ग जो थे, ये लोग थे जो मतलब मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण है। तो क्षेत्र केंद्रित दृष्टिकोण वाले ये मानते हैं। अब इसके बाद आएगा हमारा दूसरा, पहला पॉइंट तो हमारा फिनिश हो चुका है। पहला पॉइंट हमारा 1750 से पहले तक था। अब हमारा दूसरा पॉइंट है 1750 के बाद। सो गाइज ये पॉइंट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।